हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 9th का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने एटॉमिक मॉडल हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो डिस्कवरी हमारी थी, जो कि हम लोग पहले जानते थे कि हमारे पास सिर्फ स्मॉलेस्ट जो मैटर था वो एटम था। मतलब किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था, एटम था। उस एटम को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया, साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफाई किया और उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया। इसकी डिस्कवरी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस की थी। अब उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के, जिसके द्वारा ये देखा गया था कि एटम को हम लोग किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो हमारा था वो था थॉमसन मॉडल, जो कि सबसे पहला सबएटॉमिक पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो हमारा था इलेक्ट्रॉन। उसी के आधार पे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने थॉमसन मॉडल दिया था, जिसे हम लोग प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इस मॉडल में उन्होंने ये कहा था कि जो भी हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। मतलब एक स्फीयर की तरह समझ लीजिए इस तरीके से, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आर इनबिल्ट इनसाइड इट, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके अंदर है। इस तरीके से क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप अगर सपोज करो, आप अगर वाटरमेलन तरबूज अगर आप देखे हो, अगर आप उसे कट करते हो तो तरबूज भी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ये पूरा सा, और अंदर में क्या रहता है, काले काले कलर के क्या होते हैं, चिप्स होते हैं ना, इस तरीके से। तो बिल्कुल उसी टाइप का क्या था उनका, मतलब उनका कहना था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बिडेड इनसाइड इट। तो पहला पॉइंट हमारा जे थॉमसन मॉडल का यही था। दूसरा उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि हमें ये पता था कि एटम जो भी हैं वो सबके सब क्या हैं, जो भी हमारे मैटर थे सबके, मतलब मैटर हमारे क्या थे, न्यूट्रल थे। तो अगर हमारा मैटर अगर न्यूट्रल है तो उस जो मतलब मैटर है वो एटम से बना है। तो अगर मैटर अगर न्यूट्रल है तो एटम भी न्यूट्रल होगा, और अगर एटम अगर न्यूट्रल है हमारा, तो इसका मतलब कि जो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर उन्होंने की थी तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जितना उसमें था उतना ही मैग्नीट्यूड उसका प्लस चार्ज का भी होगा। इसीलिए मैंने लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। जितनी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि हमारा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये दोनों पॉइंट जे थॉमसन ने ड्यूरिंग इस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा था। लेकिन जो कि हमारा जे थॉमसन मॉडल के कुछ लिमिटेशंस थे, जो कि था कि उन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग के बारे में नहीं कहा था। अल्फा रे स्कैटरिंग वो मतलब स्कैटरिंग है जिसका यूज करके रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो उस अल्फा रे स्कैटरिंग के बारे में नहीं कहा था, और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं कहा था, जिसे बोर्स ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों जे थॉमसन मॉडल के लिमिटेशंस थे, जिनको रदरफोर्ड ने और बोर्स ने आगे आकर के एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये दोनों पॉइंट और लिमिटेशंस, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। तो ये चीज आपको थॉमसन मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। किस तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख देना पॉजिटिव स्फीयर और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, इनविजिबल है। नेक्स्ट आपका है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो है जिसे हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। इसमें क्या था, इस मॉडल के द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। कैसे उसका डिस्कवरी हुआ था, ये देखिए। तो सबसे पहले रदरफोर्ड पूछता है कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ऑप्शन 1 जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। तो आप क्या करोगे, रदरफोर्ड में टिक लगाओगे। तो डिस्कवरी न्यूक्लियस उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड फॉइल एटम, मतलब गोल्ड फॉइल का एटम लिया था, एंड अल्फा रे वेयर मेड टू बम्बार्ड द गोल्ड फॉइल। देखिए, अल्फा रे कहने का मतलब होता है हीलियम 2+। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया,
गोल्ड फॉयल का एटम लिया और उस एटम में सपोज कीजिए हमारा ये एटम है, मतलब गोल्ड फॉयल का एटम है गोल्ड फॉयल, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ से He2+ का उन्होंने बमबार्ड कराया। जब उन्होंने बमबार्ड कराया और उसको मतलब इस बमबार्ड को डिटेक्ट करने के लिए, इस लाइट के रे को डिटेक्ट करने के लिए आफ्टर द बमबार्डिंग ऑन द गोल्ड फॉयल, उन्होंने इस साइड जिंक ये ZnS का उन्होंने स्क्रीन लगाया, जो क्या करता है, आपका हीलियम के लाइट को डिटेक्ट करता है कि क्या हो रहा है उस एटम में। तो जब उन्होंने मतलब ये एक्सपेरिमेंट का उन्होंने बनाया, तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉयल उन्होंने लिया एटम, गोल्ड फॉयल का एटम, और अल्फा रे वेयर मेड टू बमबार्ड, और उन्होंने अल्फा रे बमबार्ड करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अल्फा रे बमबार्ड करना शुरू किया, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए, 1 2 3। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि मतलब कुछ लाइट ऐसे हैं जो क्या हो रहा है, इस गोल्ड फॉयल से कंटिन्यूअसली जो मतलब जिस क्या कहते हैं कि प्रोपगेशन में लाइट ट्रेवल कर रहा, उसी प्रोपगेशन में वो जाकर के ZnS पे स्पॉट दे रहा, लाइट का हमें स्पॉट दिख रहा। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द लाइट इज कंप्लीटली पास थ्रू द एटम। नंबर 2 था कि उन्होंने ये देखा कि कुछ लाइट जो है वो मतलब स्लाइटली डिफ्लेक्ट करते हैं, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, ठीक है। कुछ जो आपके अल्फा रे हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली मतलब डिफ्लेक्टेड होते हैं। तीसरा जो था वो था कि कुछ लाइट जो है वो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लाइट जो है वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये 3 उनका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने ना 3 कंक्लूजन निकाले थे। जो उनका पहला कंक्लूजन था कि जो आपका जो लाइट कंप्लीटली पास हो रहा है फ्रॉम द एटम मींस दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट। क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज वैकेंट। मतलब जैसे जो उनका पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो आपका लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कुछ जगह जो एटम में है वो क्या है, वैकेंट है। जहां पे उन्होंने स्लाइटली डिफ्लेक्टेड देखा, उन्होंने कहा कि वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही कम है। और जहां पे कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड हो रहा, उन्होंने ये कहा कि वहां पे कोई हेवी मास का पॉजिटिवली चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, जो लाइट को कंप्लीटली क्या कर दे रहा है, रिवर्ट बैक कर दे रहा है। और उसी डेंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस या स्पेस को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। तो इन तीनों पॉइंट के आधार पे उनका ये 3 क्या था, कंक्लूजन था। इन तीनों कंक्लूजन को आपको विद ऑब्जर्वेशन कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो उन्होंने फिर जब जैसे ही उन्होंने कंप्लीटली जो उनका लाइट जो कंप्लीटली पास हो गया था, उसके आधार पे जो उन्होंने कंक्लूजन लिए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है या जो हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब वो न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और वो दूसरा उन्होंने कहा कि वो क्या है, डेंस है, वेरी डेंस, और पॉजिटिवली चार्ज डेंस, और क्या है, हार्ड सब्सटेंस, मतलब हार्ड है न्यूक्लियस, क्या हमारा हार्ड है। और तीसरा जो उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। अगर हम एटम की साइज की बात करें तो उसकी तुलना में न्यूक्लियस जो है वो क्या है, बहुत ही हमारा छोटा है। तो ये चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की थी ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन
अल्फा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो ये उनका तीनों ऑब्जर्वेशन था जिसके आधार पे उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए थे। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कीजिए मैं अगर आपको एक छोटा सा अगर ये समझाऊं तो जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमारा क्या हाइड्रोजन है। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो सपोज कीजिए ये हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके बाहर में क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो जितना ये है एक जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास एक प्लस चार्ज होगा। अगर सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन होते किसी भी एटम में तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसी चीज के बारे में मतलब इसी क्या कहते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए जो कि हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, इस चीज को एक्सप्लेन करने की जो इनका लिमिटेशन रह गया था, जो कि था उनका लिमिटेशन कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी सर्कुलर पाथ से अगर मूव कर रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स क्या होता है कि कोई भी चीज अगर मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, लूज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ये अगर अपनी एनर्जी लूज करेगा तो आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। इसके बारे में आपको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था और इसी चीज को एक्सप्लेन किया था क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम नील्स बोर ने, और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो ये इसमें नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है आप इसी तरीके से पॉइंट लिखोगे, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इसी 3 पॉइंट जो मतलब उन्होंने रदरफोर्ड के बारे में क्या था, उन्होंने क्या लिया था, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उनका कंक्लूजन क्या था और उनका रिजल्ट क्या था, ये तीनों चीजें आपको लिखनी है। तो होप आपको ये दोनों आपके मॉडल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नील्स बोर पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसी भी एटम में किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस मतलब क्या हर इलेक्ट्रॉन एक साथ ही घूमेगा, क्या हर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेगा, क्या तो क्या होता है जनरली, तो वो सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो बात को समझ में होगी, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।